Hello students, in previous lecture we have completed types of wealth and welfare, goods and services, types of goods. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द एक्टिविटी ऑफ conversion of raw materials and resources into final goods which satisfy human wants is called production. प्रोडक्शन की ये डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है, उस पर आपको अंडरलाइन करना है, आप अंडरलाइन करोगे. द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स. रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है. कोई भी कॉटन है, कॉटन से हमको क्लोथ्स बनाने हैं, तो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है एंड फाइनल गुड्स मतलब क्लोथ्स. तो क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन. बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेज. Hence, production can also be called process which increases utility of resources. For example, when a wood is converted into chairs, wood है वो wood से chair बनती है, which are demanded by customers for satisfaction of their wants. Then the utility of wood increases and the process of conversion is called production. wood से chair बनती है तो chair से demand फुलफिल होती है. तो इससे क्या होती है कि जो रिसोर्सेज की यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी. नाउ द एजेंट्स विच हेल्प इन सच प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. All these factors are equally important in the process of production. In a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factor of production as per the productivity of on their contribution in generating the income. इनकम जनरेट करने के लिए ये 4 जो फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. According to Alfred Marshall, there are 2 basic categories of factors of production: nature and human beings. अब हम फर्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करें तो उसमें क्या आएगा? लैंड का मतलब आपको पता ही होगा. लैंड का मतलब है जमीन. कुछ भी हमको बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहला जो पार्ट है वो है लैंड. इन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग द लैंड में मीन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज लिवेबल फॉर मैनकाइंड. हाउएवर इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड इज मोर इंक्लूसिव. अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑल नेचुरल असेट्स विथ हेल्प इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट लैंड. That is climate or of particular part of earth, water resources, fertility, mineral resources, all of this constitute land. Hence land can be said to have following characteristics. land के जो characteristics है वो ये है. land is a gift of nature and not man made. land है वो man made नहीं है, वो हमको पता है, वो है nature वो gift of nature है. second है the total supply of land is fixed. लैंड है वो फिक्स जगह पे है. लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबाइल है. ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशंस एंड सो ऑन. सभी लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग होती है. द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट. कोई भी रेंट है वो कोई यूज़ करता है तो उसका जो रेम्यूनरेशन मतलब कि जो इनकम होती है तो उसको हम रेंट बोलते हैं. रेंट एक्सपेंस भी है और इनकम भी है, लेकिन कौन पे कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है उसके हिसाब से ये रेंट होता है. अब उसका सेकंड है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो है लेबर. फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन
सबसे पहला था लैंड मतलब जगह, सेकंड है लेबर, लेबर मतलब के जो काम करने वाले होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, लेबर होते हैं, उसको हम लेबर बोलते हैं, एम्प्लॉइज़ को हम लेबर बोलते हैं। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स विच इज़ डन अंडर द सुपरविजन बाय सम अथॉरिटी इज कॉल्ड लेबर। कोई भी वर्क है जो रिटर्न्स लेने के लिए होता है, कोई भी काम करता है तो इन रिटर्न उसको कुछ मिलता है, तो वो जो है वो लेबर उसको लेबर कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर आर, लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। लेबर है मतलब कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो काम करता है, वो कभी स्टोर नहीं हो सकता। इन अ वे लेबर इज़ पेरिशेबल, वो है वो पेरिशेबल है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन्स। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबर इज़ डिफरेंट। कोई भी लेबर है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी एफिशिएंसी है वो अलग अलग होती है, मतलब कैपेसिटी है कोई भी लेबर की, कोई भी एम्प्लॉय की, तो वो अलग अलग होती है। द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि कितने लेबर्स काम करते हैं। द रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस। लेबर को हम जो एज ए सैलरी देते हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस। नेक्स्ट है कैपिटल। लैंड और लेबर हमने कंप्लीट किया, अब हम करते हैं कैपिटल। In modern times, capital is considered to be highly important factor of production. All man-made goods which help in production constitute capital. It is different from land and labor. It is called produced factor of production. In other words, it is a man-made factor of production. जो capital है वो man-made है, क्योंकि वो जो है वो कोई भी ओनर है वो कैपिटल लेके आता है, ठीक है। For example, a tractor is produce factor of production which further helps in production of agriculture of goods. There is a difference between capital and wealth. Though several times some goods are factors of production as well as wealth, it is not so always. A good may be a capital good as it helps in production, but it may not possess all characteristics of wealth, or other good may be wealth but not a factor of production. अब हम कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने तो ही हमको पता चलेगा कि कैपिटल क्या है। कैपिटल इज मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल है वो, कैपिटल में असेट आ सकती है, कैश आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो कैपिटल में आते हैं, क्योंकि इसलिए वो मेन मेड है। कैपिटल it is the most mobile of all factors of production. The increasing demand for capital in present times owing increasing capital incentive methods of production has resulted in increasing scarcity of factor. और जो रेम्यूनरेशन है कैपिटल का उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। अब नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is the factor which brings together all the other factors of production for the production process. There is a difference between management and coordination. Management of work is done by manager, who is a salaried laborer, employee of the entrepreneur. Entrepreneur is the person who set up the enterprise. एंटरप्रेनर वो पर्सन है जो एंटरप्राइज को सेटअप करता है, जिसका जो एंटरप्राइज है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम एंटरप्रेनर बोलते हैं। एंटरप्रेनर इज रिस्क टेकर हु टेक्स रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस करता है तो उसके लिए द फैक्टर इज जो एक्टिविटी सेटअप करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो है एंटरप्रेनर जो रिस्क लेता है। This factor does not get any fixed return but tries to generate income by running economic activities successfully. इसमें पता नहीं होता कि कितनी इनकम होगी, क्या मतलब कोई फिक्स इनकम नहीं होता, फिक्स रिटर्न नहीं होता।
इसका जो एम होता है वो वही होता है कि इनकम जनरेट हो जाए। शी मे इनकर अ लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल, और जो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज ठीक से नहीं होती है तो लॉस भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें उसके। द फैक्टर इज अ डिसीजन मेकर ऑफ एक्टिविटी, डिसीजन मेकर ऑफ एक्टिविटी है, डिसीजन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। द फैक्टर इज नॉन एज द रिस्क टेकिंग फैक्टर, रिस्क टेकिंग फैक्टर है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क एंटरप्रेन्योर पे होता है। इट possesses द क्वालिटी और ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन अदर वर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी। द रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट, और इसमें जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो ट्रेड साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड साइकिल? Economic activities go through phases of dynamic changes like human life goes through the changes. Such changes are basically of 4 types. ये changes है वो 4 types के होते हैं। फर्स्ट है irregular change, trade cycle, मतलब कि बिजनेस की जो साइकिल होती है वो कैसी होती है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं तो irregular changes, seasonal changes, लॉन्ग रन ट्रेंड एंड लॉन्ग रन डायनेमिक चेंजेस। बिजनेस की जो साइकिल है उसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो ट्रेड साइकिल में आता है। फर्स्ट है irregular changes. These are accidental changes which occur in an economic activity. Example, flood है, famines है, storms है, fire होती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। Such accidents impact economic activity in short run and sometimes in a long run. ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत रिस्की होती है और ये irregular होती है, इसका कोई कुछ टाइम या प्लेस डिसाइडेड नहीं होता है। These changes may generally occur or have their impact on some sectors of some regions of an economy. For example, only in agriculture sector or only in industrial sector. ये सारी चीज़ों में कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर पे भी इन्फेक्ट आ सकती हैं। सेकेंड है सीजनल चेंजेस. These changes regularly occur in economic activities with changing seasons. ये चेंजेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजिंग सीजन्स के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स चेंजेस बाय सीजन्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज, सीज़न के हिसाब से चेंज होता है। अभी बारिश की सीज़न है तो सबसे ज़्यादा रेन कोट की डिमांड है, अम्ब्रेला की डिमांड है, और जब अलग अलग चेंजेस होते हैं तब अलग अलग। उसके बाद है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। लॉन्ग रन में जो रेगुलर चेंजेस होते हैं वो कौन से हैं? सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड. दीज आर डायरेक्शनल चेंजेस विच अकर इन अ एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड. लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस मतलब कि जो रेगुलर चेंज होता है कि सेल 6 महीने ये चीज़ों का ज़्यादा होता है, 6 महीने कम होता है, तो वो जो है वो रेगुलर चेंजेस होते हैं। बिजनेस में जो रेगुलर चेंजेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है साइक्लिकल चेंजेस, डायनेमिक फ्लक्चुएशंस अराइजिंग इन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ, lending to rise in a growth of economic activities and fall are called trade cycles. The rise and fall in economic activity is called cyclical in nature. Such changes occur in economic activities and growth process of economics is also goes through these changes and study these dynamic changes is called trade cycles. is very important in economics. तो हमने ट्रेड साइकिल के जो 4 पार्ट्स थे वो देखे, इनरेगुलर, सीजनल, लॉन्ग रन एंड साइक्लिकल चेंजेस। वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। अब हम नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। क्या डेफिनेशन क्या है ट्रेड साइकिल की वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू Hibbeler, trade cycle is an interval that embeds alternating periods of prosperity and depression. मतलब कि अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में जो इंटरवल आता है, ट्रेड साइकिल में जो इंटरवल्स आते हैं, मतलब ट्रेड में जो इंटरवल्स आते हैं उसको हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ये दोनों में से एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हॉटरी की भी है, ट्रेड साइकिल्स आर कंटिन्यूस फेजेस ऑफ गुड्स एंड बेड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो
दे डेपिसिट डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी, ट्रेड साइकिल की वजह से इकोनॉमी में डायनेमिक चेंजेस आते हैं। दे डेपिसिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं। दिस अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें अराइज होती हैं किसके लिए, सेवरल फैक्टर्स के लिए अराइज होती हैं। ट्रेड साइकिल्स हैव वेरियस फेज एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर द यूनिफॉर्म पीरियड, इसके वेरियस फेजेस होते हैं लेकिन कोई भी फेज यूनिफॉर्म पीरियड मतलब फिक्स टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं होता है। अब उसके हम फेजेस देखते हैं। 4 फेजेस है इकोनॉमी, जो ट्रेड साइकिल है उसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट है बूम, बूम का मतलब है इन्फ्लेशन। सेकंड है रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बूम मतलब कि कौन सा पीरियड, which it is the period when economic activity reaches the maximum growth level। बूम मतलब कि मैक्सिमम ग्रोथ लेवल पे होता है। डिमांड्स हैव पीक्ड एंड सो हैव इनकम्स एंड प्रॉफिट, और डिमांड ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, तो वो बूम पीरियड होता है। दस दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीक, ये पीरियड है वो पीक बोला जाता है। उसके बाद है रिसेशन। दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम। When economic activity peaks in a given period and investment and employment have reached the highest possible levels, a slowdown occurs, demand slows down, investment and employment follow। Demand कम होती है, जो भी बिजनेस में सभी चीज़ें स्लो होती है, तो उसको वो पीरियड है उसको हम रिसेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद है डिप्रेशन। द स्लो डाउन इन अ रिसेशन फेज कंटिन्यूज टू कॉज रिसेशन, मतलब कि सभी चीज़ें स्लो हुई है, तो वो स्लो जो हुई है वो कंटिन्यूसली स्लो डाउन हो जा रही है। कॉज डिप्रेशन व्हेन ऑल एक्टिविटीज रीच मैक्सिमम लेवल अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस। द कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स प्रोडक्ट्स expecting further fall, prices in reduced demand, expectation of further price fall। with the fall in demand production falls, employment falls, production कम हुआ, employment कम हो गई, causing further reduction in demand, demand भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, तभी ये चीज़ें होती है। thus डिप्रेशन इज कॉज, डिप्रेशन तब क्रिएट होता है। एंड लास्ट है रिकवरी। रिकवरी मतलब मैंने डिप्रेशन लास्ट फॉर सम टाइम, डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। The supposed demand start emerging. Governments may try to boost investment and employment in certain times, technological changes happen, technological changes आते हैं तब भी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। This leads to a recovery of demand and supply of investment। रिकवरी करते हैं, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करता है। These types of cycles occur in economics and all economic activities in long run. However, in market oriented economics these occur more openly, while they may separated, they might have suppressed by the state in the state controlled economics। So आज हमने इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वो कंप्लीट किया, ट्रेड साइकिल कंप्लीट की एंड फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल कंप्लीट किया है। अब आपको होम असाइनमेंट में टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। कभी भी आपकी जो नोटबुक है वो चेकिंग में आ सकती है, सो आप टाइम टू टाइम होम असाइनमेंट सबमिट करें, और आपकी बुक कभी भी चेकिंग में आ सकती है। आपका जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं वो सारे चैप्टर्स आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए। जितना भी होम असाइनमेंट दिया है वो आपका लिखा होना चाहिए। सो टाइम टू टाइम आप अपना जो होम असाइनमेंट है वो सबमिट करें। थैंक यू।